मेथड्स ऑफ चार्जिंग का कि किसी भी अनचार्ज बॉडी को, कोई भी न्यूट्रल बॉडी को हम लोग बहुत अलग अलग मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब देखो कि ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है, कि जैसे मैंने आपको बताया था क्या कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, ये पेन, और पेन को हम क्या करते हैं, बाल के साथ रब कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या है, चार्जिंग का एक मेथड है। इस तरीके से किसी भी बॉडी को चार्ज करने का डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। उसमें से कुछ मेथड्स के बारे में हम लोग आज यहां पर पढ़ेंगे, सीखेंगे। एकदम पूरा का पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे, बहुत हल्का सा और आसान सा। और इस टॉपिक पर जो विशेष न्यूमेरिकल आएगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के बाद आता है, तो वहां ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक ना। यहाँ एक पार्टिकुलर केस लेकर के हम लोग काम करेंगे। तो इस मेथड्स ऑफ चार्जिंग में जो हम लोगों को मेनली पढ़ना है, वो मेनली क्या पढ़ना है, तो इसमें पहला मेथड हम लोगों को पढ़ना है क्या, पहला मेथड हम लोगों को क्या पढ़ना है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इससे आप लोग बहुत ही अच्छे से फैमिलियर होंगे कि जब दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होगा तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, चार्ज फॉर्म करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो आपका दूसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड है क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन का। अब ये चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, तो देखो कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक किसी फिजिकल मीडियम से होकर के ट्रेवल करके जाए, चले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्ट किया है, कंडक्शन हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आएगा, और फिजिकल कांटेक्ट आने में से क्या होगा कि एक अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक जो तीसरा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इस चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन में बस एक डिफरेंस है क्या, कि इसमें बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में आकर के चार्ज होता है, और इसमें बॉडी बिना फिजिकल कांटेक्ट के ही चार्ज होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ और मेथड हैं, जैसे कि एक मेथड है आपका थर्मो आयोनिक इमिशन, थर्मो आयोनिक इमिशन। और इस थर्मो आयोनिक इमिशन में हम लोग किसी भी बॉडी को हीट करेंगे, और हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि उस पर क्या हो रहा है, चार्ज जनरेट हो रहा है। एक एक करके हम लोग सबको डिस्कस करने वाले हैं। और एक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का अगर हम लोग बात करेंगे, तो फोटो का मतलब जो होता है ना, फोटो का मतलब होता है किस चीज से, लाइट से, ठीक ना। और आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो लाइट है, ये जो आपका लाइट है, या फिर यहां से जो थर्मल पावर हीट है, ये दोनों ही दोनों कहीं ना कहीं एनर्जी का सोर्स है। इसका मतलब कि जब भी हम किसी कंडक्टर को एनर्जी देंगे, तो कंडक्टर को एनर्जी देंगे, तो कंडक्टर कोई भी मटेरियल जो बना हुआ है वो एटम से मिलकर के बना हुआ है, और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। तो किसी भी कंडक्टर को एनर्जी देने का मतलब होता है क्या, कि उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना। और आप एक बात ये मान लीजिए कि मैं पहले भी बोला हूं क्या, कि दुनिया में कोई भी चीज अगर किसी के साथ बंधा हुआ है तो वो निश्चित रूप से नेगेटिवली एनर्जी है। मैं आपसे कर्ज ले लूं तो आपसे बाउंडेड हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, नेगेटिव एनर्जी। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, इसका मतलब जरूर सूर्य और पृथ्वी के बीच में नेगेटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रही है, इसका मतलब निश्चित ही रूप से क्या है, कि कहीं ना कहीं ये सब नेगेटिव एनर्जी से बंधा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि इस कहानी को जानने के लिए हम लोग एक एक चीजों को डिस्कस करेंगे, और फिर ये पांचों का मेथड समझ जाएंगे। इसमें से तीन ही मेथड जो है ये हमारे सिलेबस में है, ये तीन केवल, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। अच्छी बात यह है कि इन सारे मेथड्स में से कोई भी मेथड्स एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, बस हमको क्या करना है, इसको समझना है, सीखना है और आगे बढ़ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्या, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से अपनी कहानी को। और इस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से हम लोग बहुत ही अच्छे से फैमिलियर हैं, बचपन से ही करते आ रहे हैं क्या, कि जब दो बॉडी को आपस में रगड़ेंगे तो किसी भी बॉडी के सरफेस का इलेक्ट्रॉन, तुम ध्यान से देखना कि अगर किसी भी एटम के स्ट्रक्चर का हम लोग बात करें तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या सब होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
और इसके चारों तरफ के ऑर्बिट में जो है सो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है सर्कुलर पाथ पे। अब मैं क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नजदीक में रहेगा उसको ये अधिक फोर्स से अपने तरफ खींचेगा। इसका मतलब जो इसके पास एनर्जी रहेगी नेगेटिव, वो अधिक नेगेटिव एनर्जी रहेगी। मान लो कि मेरे से कोई आदमी 100 रुपए का कर्ज लिया है, कोई 1 लाख का कर्ज लिया है, तो हम ज्यादा फोर्सली किसको पकड़ेंगे, 100 वाले को कि लाख वाले को? तो जिसको ज्यादा तेज पकड़े हुए हैं, ज्यादा क्लोज पकड़े हुए हैं, इसका मतलब उसके पास ज्यादा नेगेटिव एनर्जी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाहर का जो है इसको ये रिस्पेक्टिवली कम एनर्जी से अट्रैक्ट करेगा, और जो सबसे बाहर वाला है उसको और भी कम एनर्जी से अट्रैक्ट करेगा। ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, जरा सा सोचना कि किसी भी सॉलिड में करोड़ों अरबों, मतलब गिनती में नहीं है कि कितना एटम से बना हुआ है, लेकिन जो भी एटम से बना हुआ है तो उसका जो आउटर मोस्ट सरफेस होगा उस पे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, सबसे बाहर वाले सरफेस पे। और सबसे बाहर वाले सरफेस पर अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो अच्छी बात ये है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी भी बहुत कम नेगेटिव है। इसका मतलब इसको हम कम ही एनर्जी देंगे तो ये यहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, कर्ज मुक्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो होता क्या है कि जब भी हम किसी दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। और हम लोग अभी तक पढ़ के आए हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन का जैसे ही ट्रांसफर होगा तो एक बॉडी पर चार्ज बनेगा, नहीं दोनों बॉडी पर चार्ज बनेगा। एक जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव और एक जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर कैसा, नेगेटिव। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको जरा सा देखते हैं। ये कहेगा क्या कि वेन एवर देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज, कि जब भी दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, देन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ बॉडी की सरफेस पर, बॉडी के सरफेस पर जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा गेट्स ट्रांसफर्ड। क्या होगा, ये ट्रांसफर्ड हो जाएगा। और ट्रांसफर्ड होने के बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ बॉडी पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड बोथ द बॉडी गेट्स चार्ज। दोनों ही बॉडी जो है सो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जब भी दो बॉडी को रगड़ेंगे तो एक से दूसरे पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो कोई ना कोई डोनर होगा और कोई ना कोई क्या होगा, एक्सेप्टर। तो जो डोनर होगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिवली, और जो एक्सेप्टर होगा उस पर कैसा आएगा, नेगेटिवली चार्ज। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जब भी दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा कि इस बॉडी के सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा कि जैसे रगड़ेंगे तो घिसेगा, तो और घिसेगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ दोनों का दोनों बॉडी क्या करेगा, चार्ज हो जाएगा। और इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन हुआ दो बॉडी के बीच में और जो बॉडी पहले अनचार्ज था वो बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे तो एग्जाम्पल में किताबों में लिखा हुआ होता है क्या कि जब एबोनाइट रॉड को या किसी ग्लास रॉड को भी किसी कॉटन के साथ रब किया जाता है, बचपन में हम लोग खेलते थे, या बाल के साथ रब किया जाता है तो क्या होता है, वो चार्ज हो जाता है। और चार्ज होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को फाड़ते हैं। कागज का टुकड़ा जहां से फटेगा वहां पर भी फ्रिक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब फ्रिक्शन होगा तो दोनों बॉडी चार्ज बॉडी है तो उसको हम पेन से क्या करते थे, ऐसे खींच लेते थे। अब सवाल उठता है क्या कि सर जब दो बॉडी को हम लोग रब करेंगे, फ्रिक्शन में लाएंगे तो दोनों बॉडी चार्ज होगा, लेकिन इसमें से कौन सा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन सा बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा, इस बात को हम लोग देख करके अंदाजा नहीं लगा पाते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी भी चीज का आपको मैंने पहले ही बोला है क्या कि जो चार्ज है ये फिजिकल प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का, और किसी भी आदमी का क्या प्रॉपर्टी है, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या प्रॉपर्टी है, ये बिना उसको स्टडी किए, बिना उसके साथ कम्युनिकेट किए आप पता नहीं लगा पाएंगे। जैसे मैं हूं, अब मैं कैसे नेचर का हूं, तो अगर तुम पढ़ाने के अलावा अगर मेरे से पर्सनली थोड़ा देर बात करोगे
तो तुमको मेरा नेचर धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि मैं कैसा हूँ, गुस्सैल हूँ या प्यार से बात करता हूँ, इज्जत से बात करता हूँ कि एकदम बदतमीज जैसे बात करता हूँ। ये सब कैसे पता चलेगा? कम्युनिकेट करने के बाद, जब तुम मेरा स्टडी करोगे, जब तुम मेरे ऊपर में रिसर्च करोगे, तब पता चलेगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे ही किसी भी बॉडी के बारे में आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं पता चलेगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन हम लोग इससे पहले एक प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं क्या, कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस चार्ज के बारे में जानने के लिए कि कौन सा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन सा बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा, उसके लिए एक डिवाइस बनाया गया। किस कॉन्सेप्ट पर? तो इसी कॉन्सेप्ट पर कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उस डिवाइस का नाम है क्या, इलेक्ट्रोस्कोप। अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहां पर ये एग्जांपल लिख लेते हैं क्या, कि ये एग्जांपल क्या कहता है कि when an ebonite rod is rubbed with cotton, then both the bodies gets चार्ज। दोनों का दोनों बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। आप इसका दूसरा भी एग्जांपल लिख सकते हैं। हम लोग सब दिन पढ़ते हैं क्या, कि जब कंघी से या किसी भी प्लास्टिक के बॉडी से हम अपने हेयर को रब करते हैं तो भी क्या होता है, प्लास्टिक का बॉडी चार्ज हो जाता है। और ये रब करने का मतलब क्या, कि दोनों के बीच में क्या हुआ है, फ्रिक्शन हुआ है, और फ्रिक्शन के द्वारा ये चार्जिंग है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब मैं आपको बोलूं क्या, कि किसी भी चार्ज का नेचर कैसा होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नेगेटिवली चार्ज होगा। एबोनाइट रॉड ग्लास टाइप का, एबोनाइट एक मटेरियल है, ठीक ना, इसमें मिलेगा तुमको, ठीक है। और उसी एबोनाइट का रॉड ग्लास टाइप का मटेरियल है, ठीक ना। तो जब किसी भी एबोनाइट रॉड को क्या किया जाएगा, कॉटन से रब किया जाएगा, तो दोनों का दोनों बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और चार्ज के नेचर को डिफाइन करने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है, जिसे बोला जाता है क्या, गोल्ड फॉयल इलेक्ट्रोस्कोप। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग लिखेंगे क्या कि टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ चार्ज, कि किसी भी चार्ज के नेचर को फाइंड करने के लिए कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव चार्ज है, एक डिवाइस यूज किया जाता है। अ डिवाइस इज यूज्ड, इस डिवाइस का नाम क्या दिया जाता है, अ डिवाइस इज यूज्ड, और इसका नाम दिया जाता है क्या, इसका नाम दिया जाता है क्या, इसका नाम दिया जाता है गोल्ड फॉयल इलेक्ट्रोस्कोप। इसका नाम क्या है, गोल्ड फॉयल इलेक्ट्रोस्कोप। और ये गोल्ड फॉयल इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इसको जरा सा ध्यान से देखना। तो बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है यार, चलो देखो। अब देखो कि ये गोल्ड फॉयल इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है भाई। तो मैंने आपको बोला है दो प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला है, कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और अपोजिट चार्ज क्या करेगा। और दूसरा एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में मैंने आपको क्या बताया, कि यदि आइसोलेटेड सिस्टम हो तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज रहेगा वो कंजर्व रहेगा, उस पर से चार्ज ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो देखो कि ये गोल्ड फॉयल इलेक्ट्रोस्कोप में किया जाता है। तो ये गोल्ड फॉयल इलेक्ट्रोस्कोप में क्या करता है, कि ये लोग एक बोतल लेता है और इस बोतल को क्या कर देता है, पूरा का पूरा वैक्यूम, इस बोतल को क्या कर देगा, कि ये पूरा का पूरा जो है सो ये वैक्यूम बना देगा। बात समझ में आ रहा है? और इस वैक्यूम बोतल में क्या किया जाएगा, कि इस वैक्यूम बोतल में क्या किया जाएगा, कि एक रॉड फिक्स किया जाएगा और इस रॉड पर इधर आ करके कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, कि एक गोल्ड कलर का फॉइल लगा देगा। और इस फॉइल्ड बॉडी पर क्या करेगा ये, कि ऑटोमेटिक इस पर कैसा चार्ज रख दिया जाएगा, किसी एक टाइप का, पॉजिटिव या नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसमें क्या किया जाएगा, कि एक दूसरा भी प्लेट लगा दिया जाएगा और इस दूसरे प्लेट पर अभी कोई चार्ज नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों जो प्लेट आपको दिख रहा है, ये दोनों प्लेट इस टर्निंग पॉइंट से मूव करने के लिए ये दोनों फ्री है, कि ये दोनों यहां से घूम सकता है आगे पीछे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि ये जो व्हाइट वाला रॉड है, इस व्हाइट वाले रॉड को थोड़ा ऊपर ले जाकर के क्या करेगा, कि यहां पर एक मेटल का बटन लगा देगा। अब जरा सा सोचना कि इस पर पॉजिटिवली चार्ज है। अगर मैं क्या करूं, कि इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करूं, मान लो कि ये थोड़ा देर के लिए पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर जैसे ही हम इसको इस पे टच करवाएंगे
चार्ज कहां पहुंच जाएगा, इस वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, ये प्लेट एक दूसरे से क्या भागने लगेगा, दूर भागने लगेगा। तो दूर जैसे ही भागने लगा तो हम समझ जाएंगे कि इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और अगर जैसे ये नेगेटिव चार्ज है हम यहां पर सटाएंगे, यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और अपोजिट चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ये प्लेट नजदीक आने लगेगा तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि ये कैसा चार्ज है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप। इसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप। और इस इलेक्ट्रोस्कोप में ध्यान देना कि ये जो ट्यूब रहेगा ये कैसा ट्यूब रहेगा, वैक्यूम ट्यूब रहेगा। वैक्यूम ट्यूब क्यों रहेगा भाई, क्यों कि मैंने इस गोल्ड फॉइल पे जो चार्ज रखा है, अगर मैं सराउंडिंग में एयर भर दूं तो एयर मॉलिक्यूल के साथ ये धीरे धीरे क्या कर लेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। और डिस्चार्ज हो जाएगा तो कुछ देर के बाद ये काम करना क्या करेगा, बंद कर देगा। लेकिन हम अंदर में कैसा रखे हैं, वैक्यूम। तो वैक्यूम सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इस पर मैंने जो चार्ज डाल दिया वो चार्ज हमेशा के लिए इस पे क्या हो गया, फिक्स हो गया, अब कभी हटेगा नहीं। अब हमको ये पता है कि मेरे फॉइल पे पॉजिटिव चार्ज डाला हुआ है। अब पॉजिटिव चार्ज डाला हुआ है तो यहां अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो ये दोनों फॉइल एक दूसरे से क्या होगा, दूर भागेगा, रिपल्सन होगा, सेम चार्ज होगा तो। और अगर नेगेटिव चार्ज डालेंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, तो इसको हम लोग, ये ग्लास का है, ट्रांसपेरेंट है, तो हम लोग अंदर देख पाएंगे कि ये फॉइल नजदीक आ रहा है कि दूर जा रहा है। तो अगर दूर जा रहा है इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये भी कैसा है, और अगर नजदीक आ रहा है इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये कैसा है। अब चार्ज को पहचान जाओगे कि नहीं, कि कैसे पॉजिटिव चार्ज को डिटेक्ट करना है, कैसे नेगेटिव चार्ज को डिटेक्ट करना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें जनरली जो ये प्लेट का यूज किया जाता है ये गोल्ड का बना हुआ होता है। क्यों गोल्ड का बना हुआ होता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब गोल्ड का यूज हम लोग थ्रू आउट क्यों नहीं करते हैं, तो गोल्ड क्या है, बहुत कॉस्टली है। फिजिक्स का एक सिद्धांत है क्या, कि मिनिमम इनपुट दीजिए और मैक्सिमम आउटपुट लीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फिर हम लोग किसको मानते हैं, सिल्वर को मानते हैं बहुत अच्छा कंडक्टर। सिल्वर भी क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन फिर भी सिल्वर का यूज जो सोलर पैनल वगैरह हम लोग बनाते हैं उसमें सिल्वर का वायरिंग किया जाता है, क्योंकि अच्छा कंडक्टर है और वहां अच्छे कंडक्टिविटी की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम चाहें कि अपने घर का हर एक वायरिंग सिल्वर से करें तो फिर पता चल जाएगा क्या, कि जितने का घर नहीं बनाए उतने का वायरिंग करवा लिए। बात समझ में आया कि नहीं, इलेक्ट्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट। अंदर ये क्या है, ये चीज जो है, सो ये चीज जो है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब है। ये क्या है आपका, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ ट्यूब है। और ये अंदर से कैसा है, वैक्यूम है, जिसको अंदर तक देखा जा सकता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या है भाई, तो चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव की नेचर, पॉजिटिव नेचर का कि नेगेटिव नेचर का, इस चीज को पता करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का कहानी यहां पर बहुत आसान सी कहानी थी जो आपको समझ में आई होगी। अब देखिए कि अगला जो है आपका मेथड ऑफ चार्जिंग में दूसरा मेथड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब देखो कि कंडक्शन का मतलब ही क्या होता है, सीधा सा ध्यान रखना कि कंडक्शन का मतलब सीधे सीधे ध्यान रखना है क्या, कि फिजिकल कांटेक्ट से। कंडक्शन का मतलब सीधे सीधे क्या याद रखना है, कि फिजिकल कांटेक्ट में आने के बाद ही क्या होगा, कि चार्जिंग होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि अभी जो है सो मीटिंग दो तरह से हो सकती है। मीटिंग दो तरह से कैसे हो सकती है, कि एक हम आए, तुमको बुलाए और हम लोगों के बीच में मीटिंग चल रही है, तो ये फिजिकल मीटिंग है एक दूसरे के सामने सामने से। और एक दूसरी मीटिंग चलती थी क्या, कोविड काल में, कैसे, ऑनलाइन क्लास, हम यहां पर है और तुम हमसे बहुत दूर हो, तो वैसे मीटिंग को क्या बोला जाता है, वर्चुअल मीटिंग। लेकिन तुम ध्यान देना कि फीलिंग अच्छा कब आता है, फिजिकल मीटिंग में अच्छा फील आता है। तुम लोगों को ज्यादा पता होगा, हमको भी पता है, वर्चुअल मीटिंग में उतना मजा, अरे क्लास करने में यार, तुम लोग कहां रहते हो। चलो देखो, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन को हम लोग क्या करते हैं कि पहले समझने का कोशिश करते हैं और फिर समझ करके हम लोग क्या करेंगे कि इसको नोट करेंगे। तो देखिए कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में मैं आपको क्या बोला था कल, कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज बॉडी पर कंजर्व रहेगा और ये केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और ट्रांसफर किधर से होगा, तो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अब देखो कि हम मान लेते हैं क्या, कि हमारे पास शुरू में
हमारे पास जो है सो शुरू में क्या है कि एक ऐसा बॉडी है, जो बॉडी जो है सो शुरू में क्या है, ये चार्ज है और इस बॉडी पर जो है सो पॉजिटिव चार्ज ढेर सारा रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस बॉडी पर क्या है, ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब अगर एक लाइन में हम लोग कहें तो ये बॉडी जो है ये कैसा बॉडी है, आपका चार्ज्ड बॉडी है। बात समझ में आई कि नहीं? और ये जो दूसरा बॉडी है ये या तो अनचार्ज्ड रहेगी और या फिर इसको आप पार्शियली चार्ज भी बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत चार्ज रह सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक दो पॉजिटिव चार्ज रहेगा लेकिन इससे बहुत कम चार्ज रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी चलो हम लोग मान के चलते हैं क्या कि इस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है। अब मैं आपको क्या बोला था कि यहां ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज और चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा और ये दोनों कंडक्टिंग बॉडी है। यदि हम क्या करें कि इस चार्ज बॉडी को ले आए इस अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में, यदि हम क्या करें कि इस चार्ज बॉडी को ले आए इस अनचार्ज बॉडी के साथ फिजिकल कांटेक्ट में, तो अब जब ये दोनों बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में आ जाएगा भाई, तो होगा क्या कि यहां पर चार्ज का बहुत ज्यादा रिपल्सन था। शादी में एक ही रूम में 50 लोग भरे पड़े थे, अचानक से क्या हुई, एक और खाली रूम की व्यवस्था हो गई, तो रिपल्सन के कारण होगा क्या कि यहां से कुछ चार्ज यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहां से कुछ चार्ज यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब जो है सो यहां पर हुआ है क्या, तो यहां पर क्या हुआ है कि जो आपका चार्ज है, चार्ज गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, कि जो हाई डेंसिटी था, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में क्या हुआ है कि चार्ज भाई साहब ट्रांसफर हो गया है। बात समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग करेंगे क्या कि जब यहां से चार्ज यहां पे ट्रांसफर होगा तो इस पर से कुछ चार्ज कम जाएगा और इस पर से कुछ चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब चार्ज घटेगा और बढ़ेगा तो अब कुछ समय के बाद क्या होगा कि जो एक बॉडी था उस पर क्या होगा कि थोड़ा सा चार्ज घट जाएगा, मतलब पहले जितना था उससे कम हो गया थोड़ा सा, और इस पर भी क्या हो गया कि थोड़ा सा चार्ज आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हुआ क्या इस प्रोसेस में, देखो कि जब एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी या पार्शियली चार्ज बॉडी के फिजिकल कांटेक्ट में लाया गया, एक दूसरे से चिपकाया गया, तो हुआ क्या कि चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पर कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ और फिर हम लोगों ने इसको क्या किया, सेपरेट कर दिया। तो सेपरेट करने के बाद जो पहले अनचार्ज था वो क्या हो गया, तो ये भी एक मेथड ऑफ चार्जिंग है कि नहीं है? और इसी मेथड ऑफ चार्जिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो जो बॉडी पहले अनचार्ज था वो बॉडी अब क्या हो गया है, अब ये बॉडी कैसा हो गया है, चार्ज बॉडी हो गया है, और इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक पर चार्ज रहेगा, दूसरे पे थोड़ा बहुत रहेगा या नहीं रहेगा, दोनों को जब एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में लाएंगे, ध्यान रखना ये वर्ड, फिजिकल कांटेक्ट में आने से हीट ट्रांसफर होगा, नहीं तो ट्रांसफर नहीं होगा। फिजिकल कांटेक्ट में लाएंगे, चार्ज हाइयर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर होने के बाद जो बॉडी पहले अनचार्ज था वो अब कैसा हो चुका है, चार्ज हो चुका है। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तब हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे कि व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी, जब किसी भी चार्ज बॉडी को कम्स इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ एन अनचार्ज्ड बॉडी, जब किसी भी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे या फिर पार्शियली चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे, तब क्या होगा, देन सम चार्ज गेट्स ट्रांसफर्ड। तब क्या होगा कि कुछ चार्ज क्या हो जाएगा कि ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
और ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, एंड द अनचार्ज बॉडी, एंड द अनचार्ज बॉडी, जो बॉडी पहले चार्ज नहीं था वो क्या हो जाएगा, गेट्स चार्ज, ये बॉडी चार्ज हो जाएगा। और चार्जिंग के इसी मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है क्या, कि जो आएगा चार्जिंग वो कैसे, फिजिकल कांटेक्ट में आने के बाद, बिना फिजिकल कांटेक्ट के चार्ज होना नहीं है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब सवाल ये उठता है क्या कि सर यहां से यहां तक चार्ज का ट्रांसफर होगा, लेकिन बोलो है, अरे दोनों अलग अलग है, बहुत दूर रखा हुआ है भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इससे कोई मतलब नहीं है, रिपल्सन तो होगा ही अगर नजदीक में रहेगा तब, ठीक ना। चलिए सुनिए क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे आपको कि जब फिजिकल कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा कि चार्ज का ट्रांसफर होगा, लेकिन अब चार्ज का ट्रांसफर कितना होगा इस चीज के बारे में हम लोगों को क्या करना है, जानना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब चार्ज का ट्रांसफर कैसे होगा, ये सोचो कि मान लो कि हम लोग जितने बड़े रूम में पहले इतने लोग थे और कंजस्टेड थे, अगर इतना ही बड़ा रूम का व्यवस्था हो जाए तो कितने लोग ट्रांसफर होंगे, आधा लोग ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर इससे छोटा रूम का व्यवस्था हो तो कम लोग ट्रांसफर होंगे, अगर इससे भी बड़ा रूम का व्यवस्था हो जाए तो बहुत अधिक लोग ट्रांसफर हो जाएंगे। इसका मतलब सीधा सीधा बात है क्या कि अगर ये बॉडी बराबर साइज का रहेगा और सेम नेचर का रहेगा, ये भी देखेंगे हम लोग थोड़ा सा कि अगर इधर फैसिलिटी ज्यादा है तो उधर जाने से बचेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर मान लो कि दोनों बॉडी सेम नेचर का है, मतलब क्या कि ये अगर एल्युमिनियम का है तो ये भी किसका है, एल्युमिनियम का है। तो अगर दोनों बॉडी सेम नेचर का है और दोनों का साइज भी सेम है, तब क्या होगा, एकदम आधा आधा चार्ज बढ़ जाएगा। अगर ये बड़ा साइज का रहा तो यहां से अधिक चार्ज का ट्रांसफर होगा, और अगर ये छोटा साइज का रहा तो यहां से कितना चार्ज का ट्रांसफर होगा, कम चार्ज का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम लोग यहां से बात करना शुरू करें कि अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर जो है, जो आपका अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर है, ये अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन किन किन चीजों पर, तो डिपेंड्स करेगा पहला बात किस चीज पर, तो पहला बात डिपेंड करेगा किस चीज पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि जो मटेरियल का नेचर है ये कैसा नेचर का मटेरियल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट क्या, सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। ध्यान देना कि किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज रहेगा वो उसके सरफेस पर रहेगा। कहिएगा कैसे रहेगा, सरफेस पर। अब मान लो कि अपने पास क्या है कि एक स्फेरिकल बॉडी है और हमने क्या किया कि इसके सेंटर पे ढेर सारा चार्ज रख दिया। अब चार्ज रखेंगे तो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो ये पॉजिटिव रहेगा या तो ये क्या रहेगा, और ये बॉडी कंडक्टर बॉडी है, ये अपने से चार्ज के फ्लो को अलाउ करता है। तो जब यहां पर हम ढेर सारा चार्ज रख देंगे तो इसमें खुद में क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा। और जब रिपल्सन होने लगेगा तो ये मटेरियल इसको चलने के लिए अलाउ कर रहा है। तो जब अलाउ कर रहा है तो यहां से सारा चार्ज घूम करके कहां तक आ जाएगा, सरफेस तक आ जाएगा। अब सरफेस के बाद इसके पास जाने के लिए कोई रास्ता, इसका मतलब किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज रहेगा, ये टोटल चार्ज कहां रहेगा, इस बॉडी के सरफेस पर रहेगा। और ध्यान देना कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा, इसका मतलब चार्ज भी क्या रहेगा, ज्यादा, और सरफेस एरिया कम तो चार्ज भी कितना रहेगा, कम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो अधिक चार्ज ट्रांसफर होगा, अगर सरफेस एरिया कम रहा तो कम चार्ज ट्रांसफर होगा, और अगर सरफेस एरिया इक्वल रहा तो चार्ज कैसा ट्रांसफर होगा, इक्वल अमाउंट में चार्ज का ट्रांसफर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी कॉन्सेप्ट पर एक बार जेई क्वेश्चन पूछ दिया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कह दिया था क्या। क्वेश्चन पर आगे जाएंगे, पहले इसको हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, और कंप्लीट करके इस पर लिखते हैं क्या कि मोर सरफेस एरिया अगर होगा, मोर सरफेस एरिया अगर होगा, मोर सरफेस एरिया ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी, अगर अनचार्ज्ड बॉडी का सरफेस एरिया जो है सो अधिक है, देन मोर चार्ज ट्रांसफर, तब क्या होगा कि जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो कैसा होगा,
अधिक चार्ज का ट्रांसफर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर सरफेस एरिया कम रहा, अगर सरफेस एरिया कम रहेगा तो चार्ज ट्रांसफर भी कैसा होगा? अगर सरफेस एरिया कम रहेगा तो चार्ज ट्रांसफर भी क्या होगा? कम होगा। तो सरफेस एरिया अगर कम रहेगा तो चार्ज ट्रांसफर भी कितना होगा? कम। तो यहां पे लिख देते हैं इसको क्या, कि यहां पर लिख देते हैं क्या, कि मोर सरफेस एरिया के जगह पर क्या, कि लेस सरफेस एरिया ऑफ अनचार्ज बॉडी देन चार्ज ट्रांसफर जो होगा वो क्या होगा? मोर नहीं होगा, ये भी कैसा होगा? लेस होगा। और अगर यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इफ द सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया एंड नेचर, इफ द सरफेस एरिया एंड नेचर ऑफ बोथ बॉडीज, बोथ बॉडीज का मतलब क्या हुआ, कि एक बॉडी चार्ज और दूसरा बॉडी क्या? अनचार्ज, आर सेम देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। तब जो है सो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसे होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां से पॉइंट क्या है, कि चार्ज ऑन अ कंडक्टिंग बॉडी, हमेशा जो भी रहेगा कंडक्टिंग बॉडी पर चार्ज लाइज ऑन इट्स सरफेस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर कंडक्टिंग बॉडी है तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे क्या, थोड़ा कलर अलग कर दो तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। क्या लिख लेंगे, कि चार्ज ऑन अ कंडक्टिंग बॉडी। ध्यान रहे कि बॉडी कैसा रहना चाहिए? कंडक्टिंग बॉडी। चार्ज ऑन अ कंडक्टिंग बॉडी लाइज ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पर ही हमेशा लाई करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये कहानी समझ में आई कि नहीं, कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा रहा तो अधिक चार्ज ट्रांसफर करेगा, अगर सरफेस एरिया कम रहा तो कम चार्ज का ट्रांसफर होगा, और अगर सरफेस एरिया और नेचर दोनों बॉडी का सेम रह जाए तो जो चार्ज का ट्रांसफर होगा क्या होगा? इक्वल होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि इसी कॉन्सेप्ट पर एक बार जेईई कैसे क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन पूछा क्या, कि कहा क्या, कि आपके पास जो है सो 3 इक्वल स्फेरिकल बॉल है जो कि सेम नेचर ऑफ मटेरियल से बना हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या कह रहा है, कि 3 आपके पास इक्वल बॉल है, तीनों का नेचर और साइज सेम है। इसका मतलब क्या, कि जिस मटेरियल का ये बना हुआ है उसी मटेरियल का ये बना हुआ है, और जिस मटेरियल का ये बना है उसी मटेरियल का, और तीनों का सरफेस एरिया भी क्या, क्यों, कि साइज और नेचर दोनों का क्या है? आपको क्या दिया, क्या, कि इस पर चार्ज जो है ये प्लस क्यू है, इस पे चार्ज जो है तो मान लो प्लस 3Q है, और इस पे चार्ज जो है वो -2Q है। बात समझ में आ रहा है? अब ये कह रहा है क्या, कि ए को पहले बी के कांटेक्ट में लाया गया, ए को पहले बी के कांटेक्ट में लाया गया, और फिर उसके बाद ए को सी के कांटेक्ट में लाया गया। अब बताइए कि ए पर कितना चार्ज होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन क्या था, कि तीनों बॉडी ए बी सी जो है वो सेम नेचर का है, तीनों पर चार्ज, ये डाटा अलग अलग हो सकता है, तीनों पर चार्ज डिफरेंट है। कह रहा है क्या, कि ए को पहले बी के कांटेक्ट में लाया गया, उसके बाद फिर से ए को सी के कांटेक्ट में लाया गया। अब बताइए कि जो चार्ज बचा ए पर वो कितना चार्ज होगा। तो जरा सा ध्यान से देखिएगा कैसे, तो जब भी आप ए को कांटेक्ट में लाइएगा, किसके, बी के कांटेक्ट में, तो ए को बी के कांटेक्ट में लाइएगा तो दोनों बॉडी पर इक्वल चार्ज हो जाएगा, है कि नहीं? तो पहले देखो कि ए पर कितना चार्ज है, बी पर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज कितना हो गया, 4Q। इसका मतलब जैसे ही हम लोग ए को बी के कांटेक्ट में लाएंगे, जैसे ही हम लोग ए को बी के कांटेक्ट में लाएंगे, तो अब जो ये ए बचेगा भाई अपने पास, इसके पास जो चार्ज हो जाएगा वो चार्ज कितना हो जाएगा, Q + 3Q, और बाई कितना, दोनों पर इक्वल चार्ज बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि अब जो इस पर चार्ज बच जाएगा, ये चार्ज कितना बच जाएगा, 4Q/2, जो कि कितना हो जाएगा, +2Q के बराबर में। कैसे, कि इस पर है चार्ज Q, इस पर है चार्ज कितना, और नीचे कितना, क्योंकि दोनों पर बराबर चार्ज को बांटना है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, कि इस ए को हमको ले जाना है किसके कांटेक्ट में, सी के कांटेक्ट में। जैसे ही ए को सी के कांटेक्ट में हम लोग ले जाएंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए पर चार्ज है कितना, बी पर चार्ज है कितना, बांटना है कितने में, आंसर कितना आ जाएगा। इसका मतलब कि जो आपका बॉडी ए है उस पर भी चार्ज कितना बच जाएगा,
जीरो, है ना। अब जीरो का साइन क्या लिखना, जीरो। और जो बॉडी सी है उस पर भी कितना चार्ज हो जाएगा, जो बॉडी सी है उस पर भी कितना चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे करके इस पर क्या करना है, सवाल बनाना है कि अगर सवाल में कह दे कि नेचर और साइज सेम है, तो जैसे ही दोनों बॉडी कांटेक्ट में जाएगा, दोनों पर जितना टोटल चार्ज है उसका आधा आधा ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, आधा आधा ट्रांसफर हो गया तो टोटल था कितना 4q, दोनों कांटेक्ट में आया तो इस पर हो गया 2q और उस पर भी कितना बच जाएगा 2q, लेकिन हमको केवल ए वाले से मतलब है। फिर ए को हम लेके गए किसके कांटेक्ट में, सी के कांटेक्ट में, दोनों पर मिलके टोटल चार्ज कितना +2q और -2q कितना 0, और 0 हो गया तो 0 को दोनों पर बांटेंगे भी तो भी कितना बचेगा, फाइनली ए पर कितना चार्ज बचा। इस तरीके से सवाल बन जाते हैं। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर दोनों का साइज सेम है तब ना आप आधा आधा कर दे रहे हैं, लेकिन अगर साइज डिफर करेगा तब, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो साइज डिफर करेगा तब की कहानी अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेंगे उसके बाद। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी केवल साइज सेम के लिए आपको ध्यान में रखना है कि क्या हो जाएगा, चार्ज आधा आधा बट जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो, अच्छा इसका मैं क्वेश्चन भी लिख दूं क्या, क्वेश्चन भी लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि क्या हो गया, है ना। there is 3 bodies made up of same material and of same size। 3 बॉडी है जो सेम मटेरियल से बना हुआ है, सेम साइज से बना हुआ है। बॉडी ए, फर्स्टली comes in contact with B and then comes in contact with C, then find the charge remains on A, कि A पर कितना चार्ज बचा ये आपको निकालना था। बात समझ में आ गई। अब देखो कि इसके बाद जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है आपका, ये सबसे लास्ट प्रॉपर्टी सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसके बाद भी 2 है, बहुत आसान है, मैं सिखाऊंगा अभी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखो कि इस चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझने में आप जैसे उसमें याद रखे थे क्या कि विथ फिजिकल कांटेक्ट, ऐसे इसमें आपको क्या याद रखना है, ऐसे ही आपको इसमें क्या याद रखना है, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, के बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के चार्ज होगा। कैसे चार्ज होगा इसको पहले समझते हैं और उसके बाद इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। अच्छा, मैं आपको पहले भी बोला था क्या कि जो अर्थ है अपना धरती माता, ये धरती माता नेगेटिव चार्ज का क्या है, भंडार है। कहीं भी वो नेगेटिव चार्ज दिखेगा और अगर उससे संपर्क बन गया तो नेगेटिव चार्ज को क्या कहेगा कि आ जाओ मेरे गोद में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, तो जब ये कहानी आप लोग जानते हैं तो चार्जिंग बाय इंडक्शन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि अगर कोई भी बॉडी, ये जो बॉडी है, ये बॉडी कैसा बॉडी है, तो ये है आपका अनचार्ज्ड बॉडी। आप जानते हैं कि जो अनचार्ज्ड बॉडी होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और कोई चार्ज नहीं होता है इसका केवल ये मतलब नहीं कि इसमें कुछ नहीं है। अनचार्ज बॉडी का मतलब ये होता है कि इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये कैसा बॉडी है, अनचार्ज बॉडी। अगर तुम गिनती से देखोगे तो 3 3 6 1 7 पॉजिटिव भी है और 4 3 7 नेगेटिव भी इस पर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये कैसा बॉडी होगा, चार्ज बॉडी की अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी। अच्छा भाई, अगर हम करें क्या कि इस अनचार्ज बॉडी के नजदीक में, कांटेक्ट में नहीं, इसके नजदीक में हम किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेके चले जाएं। हम किसी, देखो अभी इसको हम चिपकाए नहीं हैं, बस हम किए क्या है कि इसके नजदीक में लेकर के गए हैं।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये था अनचार्ज बॉडी और ये था कैसा बॉडी? चार्ज बॉडी। और इस चार्ज बॉडी को मैं कहां लेकर के गया हूं? तो किसी अनचार्ज बॉडी के नजदीक में। अब चार्ज का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे ही इसको नजदीक में लेकर के जाएंगे तो इसके बाद का जो सीन होगा वो जरा सा हमको बताना देख करके कि इसके बाद का जो सीन होगा ये कैसा सीन होगा। तो ये सीन जो हो जाएगा तुम्हारा कैसा कि इस बॉडी को छोड़ो यहीं पर और इस चार्ज बॉडी को जो है सो लेकर के आओ इसके नजदीक में। और इस चार्ज बॉडी को इसके नजदीक में जब हम लोग लेकर के आ जाएंगे तो इस पर से होगा क्या कि ये अब ऐसा नहीं रहेगा, ये अब ऐसा बॉडी नहीं रहेगा। इस पर जो चार्ज है ये चार्ज इस तरीके से नहीं रहेगा, इस पर जो चार्ज है वो हो जाएगा कैसा? तो इस पर का चार्ज हो जाएगा कैसा भाई? तो ये पॉजिटिव को रिपेल करके पहुंचा देगा अपोजिट साइड में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये नेगेटिव को खींच करके पहुंचा लेगा किधर? अपने साइड में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब कहीं पर भी किसी का पोलराइजेशन हो जाए, एक कैटेगरी एक तरफ हो जाए और दूसरे कैटेगरी को दूसरे तरफ कर दिया जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पार्टी में खाना खा रहे हैं, तो पार्टी में खाना खा रहे हैं तो सारे लोग मिक्सअप है, मेल फीमेल, किसी तरह का पोलराइजेशन नहीं है। लेकिन वही क्लासरूम में बैठे तो क्या हो गए? पोलराइज हो गए, बॉयज एक तरफ और गर्ल्स। तो इसको क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। जब दोनों क्या हो जाए? अलग अलग टर्मिनल पे हो जाए। तो यहां पर जो हुआ है आपका, यहां पर जो अनचार्ज बॉडी था उसका जो चार्ज हो गया, ये चार्ज कैसा हो गया? गेट्स पोलराइज्ड। ये कैसा हो गया? पोलराइज्ड हो गया, अलग अलग पोल पकड़ लिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम इसके बाद क्या किए कि इस पूरे सिस्टम को हम ऐसे ही रहने दिए और इस पूरे सिस्टम में से जो आपका बॉडी था पोलराइज्ड बॉडी, पोलराइज्ड चार्ज बॉडी, उस पोलराइज चार्ज बॉडी को हम क्या किए कि एक तार से जोड़े और इसको हम धरती माता के साथ अटैच कर दिए। मतलब क्या कर दिए? अर्थिंग कर दिए। जैसे ही अर्थिंग करेंगे ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा? अब इस पर बच जाएगा कैसा चार्ज? अब जब इस पर बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज मेरे भाई, तो जब इस पर बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो तुम ही बताओ जरा सा कि जब इस पर बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो अब ये बॉडी हमारा कैसा हो जाएगा? अब जो बॉडी आपका पहले अब जो बॉडी आपका पहले था कैसा? अनचार्ज बॉडी था, वो बॉडी अब कैसा चार्ज इस पर बच जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। तो देखिए कि मैंने कभी भी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में केवल नजदीक में लाया है और नजदीक में जैसे ही लाएंगे तो क्या हो जाएगा? पोलराइज हो जाएगा चार्ज, पॉजिटिव रिपेल होके बाहर और नेगेटिव, अगर सर ये नेगेटिव रहेगा तो कोई बात नहीं, ये पलट जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या होगा? पोलराइज हो गया और जैसे ही पोलराइज हुआ मैंने क्या किया? इसको क्या कर दिया? अर्थिंग करने से क्या होगा? सारा नेगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा? इस बॉडी पर क्या बच जाएगा? अब इसको हटा देंगे, कभी भी फिजिकल कांटेक्ट में आया भी नहीं और जो अनचार्ज बॉडी था वो कैसा हो गया? चार्ज हो गया। तो इस मेथड ऑफ चार्जिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? अनचार्ज बॉडी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको अगर एक्सप्लेन करके लिखने का मन हो तो लिखेंगे कैसे कि व्हेन अ चार्ज बॉडी comes near with an uncharged body, जब भी किसी भी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के नजदीक लाया जाता है देन चार्ज गेट्स पोलराइज्ड। चार्ज कैसा हो जाएगा? पोलराइज्ड हो जाएगा, पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ हो जाएगा। और जैसे ही पोलराइज्ड हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि एंड व्हेन इट इज अर्थड, जब इसको हम लोग क्या करेंगे? अर्थिंग कर देंगे तो क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज जो होगा, नेगेटिव चार्ज वो कहां मूव कर जाएगा? मूव्स इन अर्थ एंड द बॉडी गेट्स
एंड द बॉडी गेट्स कैसा, एंड द बॉडी गेट्स कैसा, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक ना। और इसी मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, कि बिना टच करवाए अनचार्ज बॉडी को कैसा कर दिए, चार्ज कर दिए, और बिना टच करवाए जब अनचार्ज बॉडी को हम लोग चार्ज कर दिए तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। अब इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो देखो कि दो और छोटा छोटा मेथड्स है चार्जिंग का, दो और छोटा छोटा मेथड है किसका, चार्जिंग का। तो जिसमें से एक हम लोगों ने क्या बोला था, एक हम लोगों ने क्या बोला था, थर्मो आयोनिक इमिशन। अब देखिए कि थर्मो आयोनिक इमिशन क्या है। तो थर्मो आयोनिक इमिशन में तुम ध्यान देना, केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े हुए होगे क्या, कि आउटर मोस्ट सेल से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, और उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। पढ़े हुए हैं कि नहीं। जब इतना पढ़े हुए हैं मेरे भाई तो बताओ कि अगर कोई सा मेटल का बॉडी है, अगर कोई सा मेटल का बॉडी है और इस बॉडी पर अभी कोई चार्ज नहीं है, इस बॉडी पर क्या है, कोई चार्ज नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि इस अनचार्ज बॉडी के नीचे एक बर्नर लगाएंगे और इस बर्नर से हम इसको क्या करने लग जाएंगे, हीट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये अगर बहुत सारा मेटल का बॉडी है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, किसके साथ बंधा होगा, अपने अपने न्यूक्लियस के साथ बंधा होगा कि नहीं। और बंधा हुआ इसके मतलब इसके पास कैसा एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब नेगेटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी से इसको हम हीट दे रहे हैं, और हीट दे रहे हैं इसका मतलब इसको क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। अब मान लो कोई आदमी बहुत कर्ज में डूबा हुआ है और उसको हम पैसा देना शुरू करें तो सबसे पहले वो क्या करेगा, कर्ज चुकाएगा, उसके बाद भी पैसा देते रहे तो क्या करेगा, थोड़ा खाने पीने का स्टैंडर्ड बढ़ाएगा, उसके बाद भी पैसा देना शुरू करे तो क्या करेगा, बिजनेस नहीं करेगा, यासी करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। क्यों, क्यों कर्ज लिया हुआ इंसान है और वो अच्छा होता। चलो देखो, तो अगर भाई इसको एनर्जी दे रहे हैं और ये नेगेटिव एनर्जी से बाउंडेड है इलेक्ट्रॉन मेटल में, इसका मतलब अगर हम इसको एनर्जी देंगे तो धीरे 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 क्या करेगा, कर्ज चुकाएगा। अब मान लो कि हमसे कोई कर्ज लिया हुआ है तो तभी तक मेरा सुनेगा जब तक हमसे कर्ज, जैसे ही मेरा कर्ज चुकाया उसके बाद वो हमको क्या करेगा, सबसे पहले मेरे से साइड होएगा और दूसरा आदमी के पास जाकर के मेरे को क्या करेगा, गाली देगा, ठीक ना। चलो अब क्या बोल रहे हैं कि अब यहां से अगर हम इसको एनर्जी देना शुरू किए तो ये एनर्जी लेकर के क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस का कर्ज चुकाएगा, और कुछ समय के बाद यहां से उसको अगर आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, बाहर। अब इस बॉडी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। इस बॉडी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन, एक ही नहीं हो सकता है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाए, हो सकता है तीसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाए। तो जो बॉडी पहले कैसा बॉडी था, जो बॉडी पहले अनचार्ज बॉडी था, जो बॉडी पहले अनचार्ज बॉडी था, अब उस पर से क्या होने लगा, हीट एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन इमिट करने लगा, इजेक्ट होने लगा, बाहर निकलने लगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो ये बॉडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और फाइनली जो ये बॉडी था आपका, फाइनली जो ये बॉडी था आपका, ये बॉडी जो अनचार्ज बॉडी था, ये कुछ देर के बाद कैसा चार्ज ले लेगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इसी चार्जिंग के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मो आयोनिक इमिशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस थर्मो आयोनिक इमिशन में होता क्या है कि व्हेन एनी सब्सटेंस, व्हेन एनी कंडक्टर इज हीटेड, जब किसी भी कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, देन द इलेक्ट्रॉन present at the surface of कंडक्टर कि जो कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, गेट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्या करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी प्राप्त करेगा। और आयोनाइजेशन एनर्जी प्राप्त करने के बाद क्या करेगा कि एंड इजेक्टेड का मतलब क्या हो जाता है, इजेक्टेड का मतलब क्या हो जाता है, निकल जाना, ठीक ना। एंड इजेक्टेड फ्रॉम इट्स सरफेस,
इसके सरफेस से क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो अब बताओ इसमें से प्रोटॉन तो बाहर नहीं निकला है, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रोटॉन का संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जिसका संख्या ज्यादा बॉडी वैसा ही चार्ज हो जाएगा, तो इजेक्टेड हो जाएगा। एंड हेंस इसके बाद क्या होगा, एंड हेंस द बॉडी गेट्स कैसा चार्ज, बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। और जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो देख लो, जो बॉडी पहले अनचार्ज बॉडी था वही बॉडी अब कैसा बॉडी हो गया, वही बॉडी अब कैसा हो गया, चार्ज बॉडी हो गया। और चार्जिंग के इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय थर्मो आयोनिक इमिशन। थर्मो का मतलब थर्मल एनर्जी से, हीट एनर्जी से आयन इमिट किया, और आयन के इमिशन के कारण ही बॉडी कैसा हो गया, चार्ज हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए कि जो अगला और सबसे लास्ट आपका है, जो 5वां नंबर है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, जिसको हम लोग क्या बोले थे, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब देखो कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में एक ही एम होता है, ठीक ना, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब देखो कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होगा, तो इसमें भी क्या रहेगा कि कोई मेटल का बॉडी रहेगा। अब मेटल का बॉडी है तो इसके पास क्या है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके पास भी क्या है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है। और तुम ध्यान देना कि जैसे हीट एनर्जी है अपने आप में, वैसे ही लाइट भी अपने आप में क्या है, एनर्जी है। और जैसे हीट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर के बाहर कर दे रहा था, वैसे ही लाइट भी इसको क्या करेगा, एनर्जी देकर के बाहर कर देगा। लेकिन लाइट के पास एनर्जी कम होती है हीट के अपेक्षाकृत। तो लाइट जो होना चाहिए वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का और लो वेवलेंथ का होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या होता है इस पर, जब हम लोग लाइट को फॉल करवाएंगे, और ये लाइट कैसा होना चाहिए, ये लाइट रे होना चाहिए कैसा, ये लाइट रे होना चाहिए कैसा, हाई फ्रीक्वेंसी का। ये कैसा, हाई फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। और एंड कैसा, लो वेवलेंथ। ये चीज जो है सो आप लोगों को हम लोग पढ़ाएंगे कहाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ाने लगेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, तो वहां आपको ये चीज डिटेल में पढ़ाएंगे। अब क्या होगा भाई कि हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ का लाइट इस पर आ रहा है, एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है। और ये एनर्जी मिल किसको रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को। फिर से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी लेगा, और क्या हो जाएगा, इसके सरफेस से आयोनाइजेशन एनर्जी लेगा, और इसके सरफेस से। और जैसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी लेकर के इसके सरफेस से बाहर हुआ, तो जो बॉडी पर पहले कोई चार्ज नहीं था, वही बॉडी अब कैसा चार्ज हो जाएगा, वही बॉडी अब कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से चार्ज हुआ है बॉडी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर अगर आपको एक लाइन लिखने का मन करे, तो लिखने का मन करे तो क्या लिखिएगा कि व्हेन द लाइट वेव ऑफ, व्हेन द लाइट वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, जब कोई भी लाइट वेव जिसका फ्रीक्वेंसी कैसा हो, हाई हो, एंड सफिशियंटली लो वेवलेंथ, जब हाई फ्रीक्वेंसी और सफिशियंटली लो वेवलेंथ का लाइट जो है तो क्या होता है, फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, जब किसी भी मेटल के सरफेस पर फॉल करेगा, देन द इलेक्ट्रॉन गेट्स, फिर से क्या करेगा, ये आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी को गेट करेगा, गेट्स आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इजेक्ट, फिर से क्या करेगा, इजेक्ट हो जाएगा। और जो बॉडी है वो कैसा हो जाएगा, एंड हेंस द बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, बॉडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो इसी चार्जिंग के मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय थर्मो आयोनिक इमिशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये पूरा का पूरा जो है सो कहानी आपका था किसका, मेथड्स ऑफ चार्जिंग का। अब इस चैप्टर में कल से जो कहानी शुरू होगी,
उस कहानी में अभी तक हम लोग पढ़े क्या कि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा और अपोजिट नेचर का चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा। तो मैं किसी को अगर धक्का दूंगा या किसी को खींचूंगा तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा के खींचूंगा। तो अगर सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है या अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो कुछ ना कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या कुछ ना कुछ फोर्स से रिपेल करेगा। वो फोर्स कितना होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो फोर्स कितना होगा इसको निकालने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ। और कूलॉम्स लॉ अपने आप में आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, जिस कूलॉम्स लॉ को पढ़ने के बाद आगे इस पूरे चैप्टर में इसी का यूज करने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको पढ़ के आइएगा, अगले क्लास के लिए प्रिपेयर होके आइएगा, एक एक चीजों को समझेंगे और अब धीरे धीरे हम लोग न्यूमेरिकल के दुनिया में उतरते चले जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, पढ़ के आइएगा। अगले दिन से आपके फिजिक्स का टाइम 2 बजे हो चुका है।